वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम अर्थशास्त्र के लगभग 50 एमसीक्यूज हैं जिसे हम सोल्व करेंगे। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की जो एमसीक्यू सीरीज़ हैं उसका आज हमारा जो वीडियो है वो आपका 86वां वीडियो है। इससे पहले हमने लगभग 3-4 हज़ार एमसीक्यूज हैं वो कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके प्लेलिस्ट में आप सारे जो पिछले वीडियो हैं देख सकते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो किसी एक व्यक्ति या संस्था के द्वारा चुकाया जाता है लेकिन उसका अंतिम भार किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, ऐसे करों को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्पाद शुल्क जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट देखिए, सीमा शुल्क किसका साधन है। कस्टम ड्यूटी जो होती है वो किसका साधन है, किस नीति से संबंधित है। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति, या फिर आपकी फिस्कल पॉलिसी, या फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, विदेश व्यापार नीति के साथ में संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई। तो पूरे विश्व में महामंदी की जो स्थिति है वो कब आई थी, 1929 में। ऑप्शन आपका बी। फिर नेक्स्ट देखिए, अत्यधिक महामंदी किस काल में आई। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन, पूरे विश्व में महामंदी की जो स्थिति है उसका टाइम पीरियड आपका है 1929 से लेकर 33 तक का, या 34 तक हम कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है। ऐसे टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बी, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर, इनकम टैक्स जो आपका है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऋणों पर सरकार द्वारा दिए गए ब्याज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए वो आना चाहिए, ऋण दायित्व होते हैं, एक तरह से आपके लायबिलिटी होती हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, कृषि आयकर के राजस्व का स्रोत है। ठीक है, कृषि की जो एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है, ये कौन लगा सकता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट देखिए, कर को प्रतिगामी, रिग्रेसिव। ठीक है, एक टैक्स जो है वो रिग्रेसिव कब होगा, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीर लोगों की तुलना में गरीब व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। ऐसे करों को हम क्या कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं, प्रतिगामी कर कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। अमीरों की तुलना में जब गरीबों पर बहुत अधिक भार पड़ता है तो ऐसे करों को हम क्या कहते हैं, प्रतिगामी। नेक्स्ट देखिए, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है, इन्फ्लेशन। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय, मतलब अब लोगों की मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो एक तरह से क्या हो गई है, कम हो गई है। अधिक मुद्रा खर्च करके वो वस्तुओं की कम मात्रा प्राप्त करते हैं। तो ये एक तरह से किसको दर्शाता है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को दर्शाता है। नेक्स्ट है, कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत, एबिलिटी टू पे, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो टैक्सेशन की जो ये थ्योरी है वो एडम स्मिथ। ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट है, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज किसका भाग है। सरकार के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, घाटे को पूरा करने के लिए जो ऋण लिए जाते हैं उन ऋणों पर जो ब्याज का भुगतान किया जाता है।
ठीक है, सार्वजनिक जो ऋण लिए गए हैं उन पर ब्याज का जो भुगतान किया जाता है उनको क्या कहा जाता है या वो किसका भाग होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। सरकार के द्वारा जो अंतरण भुगतान होते हैं, हस्तांतरण भुगतान कह सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कह सकते हैं, उसके अंतर्गत आता है। बिना उत्पादक क्रियाओं में योगदान के बदले में जो भी भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? ठीक है, उत्पाद शुल्क जो होता है वो किसके ऊपर लगाया जाता है? तो देखिए, उत्पाद शुल्क जो होता है वो घरेलू उपभोग के लिए जो वस्तु होती हैं उनके ऊपर एक तरह से लगाया जाता है। जो आपका केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम बना हुआ है उसके अंतर्गत जिन भी वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है उन वस्तुओं के ऊपर लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिक्री कर का भार निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? ठीक है, जो सेल टैक्स लगाया जाता है उसका भार किसके ऊपर पड़ेगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स होते हैं, उनके ऊपर सेल टैक्स का अंतिम भार पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, औसत राजस्व का क्या अर्थ है? एवरेज रेवेन्यू क्या होती हैं? तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया? जिन भी वस्तुओं को बेचा गया है प्रति इकाई, एक इकाई को बेचने से कितना मिल रहा है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। बेची हुई वस्तुओं की प्रति इकाई से प्राप्त आय या राजस्व को क्या कहा जाता है? औसत राजस्व। नेक्स्ट देखिए, किसी निगम के लेनदार होते हैं। ठीक है, तो एक तो जिन्होंने बॉन्ड ले रखा है बॉन्ड होल्डर, और दूसरा स्टॉक होल्डर, दोनों को एक तरह से क्या कहा जाता है? किसी निगम के लेनदार कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय ऋण इनमें से कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो जीवन बीमा पॉलिसियों से प्राप्तियां होती हैं वो राष्ट्रीय ऋणों का भाग नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। ठीक है, घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या किया जाता है? सरकार का जब व्यय आय की तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसको एक तरह से बजट घाटा कह सकते हैं। ठीक है, और इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? नई मुद्रा का निर्गमन करती हैं। तो ये जो आपका है वो राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब, ठीक है, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? मंदी के साथ साथ में जो बेरोजगारी की मात्रा है, ठीक है, वो एक तरह, या मुद्रास्फीति की स्थिति हम कह सकते हैं, वो साथ साथ में पाई जाती हैं। बेरोजगारी भी होती है और मुद्रास्फीति की दर भी एक तरह से क्या होती हैं? साथ साथ पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी होती है, तो ये एक तरह से किसको दर्शाएगा? स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी मद विकासात्मक व्यय है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंचाई पर किया गया व्यय, वो एक तरह से किस में आएगा? विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखिए, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? मुद्रास्फीति में क्या होता है? एक तो वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं उनमें वृद्धि होती हैं, और कीमतों में वृद्धि के साथ साथ में जो मुद्रा की आपूर्ति होती हैं वो भी एक तरह से क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा उपाय अपनाना चाहिए कि जो मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हो गई है उसको एक तरह से कम करना? तो मुद्रा आपूर्ति में कमी एक तरह से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है?
ठीक है, तो मैंने बताया था एक तो वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, किस कारण से होती हैं, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति जो है वो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए, यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा तो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वस्तुओं की एक तरह से क्या है, कमी है। तो ये किसको दर्शाता है, तो ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन एक तरह से। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये किसको दर्शाता है, इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को। नेक्स्ट देखिए, मुद्रास्फीति होती है जब समस्त पूर्ति, ठीक है, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होगा, वस्तु एवं सेवाओं की जो मांग है वो ज़्यादा होती हैं, किसकी तुलना में, पूर्ति की तुलना में। जब समस्त पूर्ति की तुलना में समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड आपकी ज़्यादा हो, तो ये किसको दर्शाता है, मुद्रास्फीति को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मुद्रास्फीति होती है जब समस्त पूर्ति समस्त मांग से कम हो। ठीक है, समस्त पूर्ति क्या होनी चाहिए, एक तरह से कम होनी चाहिए। तो आप आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी, समग्र मांग ज्यादा होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं जो समस्त पूर्ति है वो समग्र मांग से कम हो। नेक्स्ट देखिए, स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है, जब अर्थव्यवस्था में मंदी, बेरोजगारी के साथ साथ में मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ पाए जाते हैं, इसको एक तरह से स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय तथा राज्य भंडारण निगमों को बनाने का उद्देश्य क्या था। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, चार ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कृषि उत्पाद हैं उनको खराब होने से एक तरह से बचाने के लिए, ठीक है, जो भंडार निगम है वो बनाए गए हैं। तो ऑप्शन आपका ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, कीमतों में वृद्धि कब होगी, जब कोई टैक्स वस्तुओं के ऊपर लगाया जाएगा। तो आपका बिक्री कर है, चूंगी हो गया, आयात शुल्क हो गया, ये वस्तुओं के ऊपर लगाया जाता है जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन आय कर एक तरह से लोगों की इनकम, आय के ऊपर लगाया जाता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इससे कीमतों में वृद्धि नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, किस कारण से सरकार ने समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था। तो यहां पे अगर हम आंसर देखें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन बीजों में आनुवंशिक रूप से वे गुणधर्म होते हैं जिनसे आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कृषि वस्तुओं के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग हैं। ठीक है, भारत में कृषि वस्तुओं के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हैं वो किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जोत के औसत आकार में निरंतर कमी के निम्नलिखित कारणों पर विचार करिए और फिर सही विकल्प का हमको चुनाव करना है। तो भारत में जोतों का जो औसत आकार है, ठीक है, वो एक तरह से क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो उसका कारण एक तो ये हो सकता है कि विरासत का नियम है, और दूसरा हो गया आपका लोगों में भू स्वामित्व की एक तरह से भावना होती है। ठीक है, तो ए और डी जो है वो एक तरह से इसका कारण हो सकता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी या जिसको हम अदृश्य बेरोजगारी भी कह सकते हैं। और अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती हैं, किसी काम को करने के लिए आवश्यकता से अधिक श्रमिक यदि उस काम में लगे होते हैं। एक कार्य को करने के लिए 5 श्रमिकों की आवश्यकता है, लेकिन वहां पर अगर 8 श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। और भारत में अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, कृषि संबंधी तकनीक का प्रचार आसान नहीं है,
इसका कारण क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसे स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपनाना होता है, ग्रामीण लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, किसानों को डर लगा रहता है कि उनकी भूमि पर किया गया प्रयोग असफल न हो जाए। ठीक है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। ऑप्शन आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो 1998 से शुरू किए गए। अगला प्रश्न, नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है? ठीक है, नाबार्ड जो है वो कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र में एक तरह से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों के विकास के साथ में ये संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है। ठीक है, भारतीय कृषि की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो यहां पे हो जाएगा आपका, भूमि की मात्रा कम और श्रमिक अधिक हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कम भूमि पर अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? लागत एवं मूल्य आयोग जो है वो किन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो ये हो जाएंगे आपके कृषि उत्पादों के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, एगमार्क क्या है? ठीक है, एगमार्क का मतलब क्या है? तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि विपणन के साथ में एगमार्क है जो है संबंधित हैं। देखिए, डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? ठीक है, डेयरी जो है वो एक तरह से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी, ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट देखिए, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक है? तो ये हो जाएगा आपका पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए, आपका जो चीनी उद्योग है वो तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, बैंकिंग और परिवहन आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, डेयरी, ठीक है, ऑप्शन आपका बी। अगला प्रश्न देखिए, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ठीक है, कपास के रेशों का प्रयोग करके अगर कपड़ा बनाया जा रहा है तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर धागा है जैसे, ठीक है, उसका कपड़े कपास से जैसे धागा बना है, उसके बाद में अगर कपड़ा बनाया जाता है तो इसके लिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र का एक गलत युग्म है? मत्स्य जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। परिवहन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता नहीं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आता है और सॉफ्टवेयर कंपनी वो भी तृतीय क्षेत्र में आती है। तो गलत युग्म कौन सा है आपका? बी, परिवहन द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की जाती है? तो यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृहिणी की जो सेवाएं होती हैं वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन वाणिज्यिक फसलों का समूह आता है? तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास, जूट और गन्ना।
नेक्स्ट है, जन्म दर में अचानक कमी के कारण क्या होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देके। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो महंगाई भत्ते का जो निर्धारण है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस आय को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा? शेयर ब्रोकर की कमीशन से आय, इसको जोड़ा जाएगा। शेयरों की बिक्री से हुई व्यक्तिगत आय, सर्कस कंपनी के जोकर की आय, व्यावसायिक कलाकार की आय। तो देखिए, शेयरों की बिक्री से जो आय प्राप्त होती है उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। शेयर ब्रोकर का जो कमीशन होता है वो तो राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, लेकिन शेयरों की बिक्री करने से जो आय प्राप्त होती है उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये उत्पादक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संस्था है? तो कृषि ऋण देने का जो कार्य है भारत में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड। ऑप्शन आपका ए। अगला प्रश्न देखिए, तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? तेंदुलकर समिति का जो गठन है वो किस लिए किया गया था? तो योजना आयोग के द्वारा, ठीक है, जिसका नया नाम नीति आयोग है। तो गरीबी को मापने के लिए 2005 में एक आयोग का गठन किया गया था प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में, जिसको तेंदुलकर समिति कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरीबी को मापने के लिए। और 2004-05 के लिए तेंदुलकर समिति की जो सिफारिश थी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 447 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 579 रुपीज़ से कम व्यक्ति व्यय करता है प्रति माह, उनको गरीबी रेखा से नीचे माना गया है। ऐसी इन्होंने सिफारिश दी थी, जिसे नीति आयोग के द्वारा मान लिया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है? सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय का जो माप है उसके आंकड़े भारत में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, चेलैया समिति किस क्षेत्र के जांच हेतु गठित की गई थी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, करों में सुधार के लिए 1991 में भारत सरकार के द्वारा प्रोफेसर राजा चेलैया के अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? कोल इंडिया लिमिटेड, ये आपका महारत्न में आता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ये भी आता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये नहीं है। ऑप्शन आपका सी। और फिर भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक है, ये भी आपका महारत्न की श्रेणी में आता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर अगला देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह जो है वो यहां पे हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन सी, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग। ठीक है, ये देखिए बाग। नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की है? तो यहां पे इसका आंसर आपका डाकघर होना चाहिए, इसको आप एक बार चेक कर लेना। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूचित बैंक कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक की जो बैंकिंग नियमन अधिनियम की दूसरी अनुसूची है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची। ऑप्शन आपका सी इसमें सही होना चाहिए।
अगला प्रश्न देखिए, सबसे पहले विभागीय जीवन बीमा किसके लिए प्रारंभ किया गया? तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाक विभाग के कर्मचारी के लिए। ठीक है, इसको भी आप एक बार चेक कर लेना। तो आज का जो हमारा वीडियो है पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, आगे और भी हम एमसीक्यूज उनको हम सोल्व करेंगे।